नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिंदी सुलभ भारती पार्ट 9 अनमोल वाणी का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें फर्स्ट वन है कृति पूर्ण करो। ठीक है, क्या दिया इसमें, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे क्या हो सकता है, तो दूसरों को सुख मिले। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए ना जिससे दूसरों को क्या मिले, सुख मिले। मिले आपको ऐसे लिखना है बच्चों, देख लो एक बार, मिले ऐसे लिखना है। फिर स्वयं भी सुखी हो, यानी हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को तो सुख मिले परंतु हम भी उससे सुखी होने चाहिए। ठीक है, ऐसी वाणी आप लोगों को बोलनी चाहिए। दूसरा है कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठीक है, कविता में यहाँ पे कुछ अर्थ दिए गए हैं, तो इन अर्थों के लिए कौन से शब्द का यूज़ किया गया है। देखो, ठंडा के लिए शीतल, कोई के लिए कोई, बलराम के लिए बल हलदर, या फिर मक्खन के लिए माखन। नेक्स्ट है यहाँ पे कृति पूर्ण करो। इसमें पहला है श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। जो श्री कृष्ण थे उन्होंने चोटी के संदर्भ में कौन सी बातें की थी, यहाँ पे लिखना आप लोगों को। तो उन्होंने क्या पूछा था कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, है ना। तो चोटी कब बढ़ेगी और कितना समय हो गया दूध पीते हुए, फिर भी यह चोटी छोटी ही है ना। नन्हे से कन्हैया अपनी मैया से ये बातें कहते हैं। अगला यहाँ पे देखो क्या है, भोजन का प्रभाव। इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो क्या है इसमें, देखो, भारतीय परंपराओं के अनुसार भोजन सिर्फ हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है अपितु इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। समझे, भोजन सिर्फ ये नहीं कि हमको अगर भोजन नहीं किया तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हम मर सकते हैं, इसके लिए आपको बस भोजन नहीं करना है, बल्कि भोजन का प्रभाव आपके दिमाग पे भी पड़ता है, मन पे भी पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसी कारणवश भोजन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन जैसी ऐसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। यानी भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ठीक है, क्या कहा जाता है कि तुम जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। अर्थात हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप ही हमारे तन व मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हो, अगर आप सात्विक भोजन करते हो, एकदम सादा वाला भोजन करते हो, तो हमारे मन में क्या होती है बच्चों, दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक होते हैं जब आप सात्विक भोजन करते हो तब। और जब आप राजसिक भोजन करते हो, राजसिक मतलब पूरा एकदम तला वाला, वो हो गया राजसिक भोजन, तो इससे क्या होता है आपके मन में, मतलब आप कैसे हो जाते हो स्टूडेंट्स, आवेश आ जाता है, कामुकता आ जाती है, तनाव, आलस्य, है ना। जैसे भोजन करने के बाद क्या आपको पढ़ने का मन करता है, ऐसा लगता है बस सो जाए, है ना, तो व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर तामसिक भोजन करते हो तो तामसिक मतलब राक्षसों वाला भोजन, एकदम बेकार वाला भोजन, जो कोई इंसान तो खा ही नहीं सकता, आप समझो वैसा भोजन। ठीक है, तो जो तामसिक भोजन करते हैं उनमें क्या आता है, क्रोध, हिंसा, उत्तेजना जैसे भाव अधिक होने की संभावना होती है। इसी तरह यह कहा जा सकता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप भोजन अच्छा किया करो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा आपका मन। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में बस ऐसे ही नहीं दिया कि आप पढ़ लो, एग्ज़ाम में लिख दो, पास हो जाओगे। नहीं नहीं, आपको अपने जीवन में भी इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगला है पानी, वाणी, दूध, इन शब्दों का उपयोग करते हुए कविता लिखो। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, ये जो शब्द दिए गए इनका उपयोग करते हुए कविता लिखनी है। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे एक कविता, दीदी मेरी बड़ी सयानी, बोले हरदम मीठी वाणी, दूध भात है उसको भाता, लुका छुपी में मजा है आता, वर्षा ऋतु जब आती है पानी में उधम मचाती है, पढ़ने लिखने में बहुत है तेज, बोले अंग्रेजी जैसे अंग्रेज, मेरी दीदी है सबसे प्यारी। तो देखो इसमें क्या, ये जो शब्द दिए गए थे, आए कि नहीं, पानी आया, वाणी आया, दूध आया, है ना। अच्छा, एक और लाइन यहाँ पे रह गया, मेरी तो दुनिया है सारी। ठीक है, ये लाइन भी आप लोग जोड़ लेना। अगला यहाँ पे प्रश्न है भाषा बिंदु। इसमें क्या है कि पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। अभी स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों को क्या करना है, पाठ में जो आए हुए काल मतलब वाक्य हैं, ठीक है, तो उन वाक्यों को ढूंढो और फिर बताओ कि ये कौन से काल है। उसके बाद उनका अलग अलग कालों में परिवर्तन करना। चाहे समझिए अपूर्ण वर्तमान काल है तो उसको आप अपूर्ण किस में कन्वर्ट कर सकते हो, भूतकाल में, या फिर भविष्य काल में, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो इस पाठ में आए हैं। पहला है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है।
ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। फिर ढेरों दाने भंडार में रखे, ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। फिर राजा रथ पर सवार हो गया, ये क्या है, सामान्य भूतकाल। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी करता था, अपूर्ण वर्तमान का, अपूर्ण भूतकाल है। तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। फिर राजा उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। सभी खुश हो रहे होंगे, खिड़कियां खुली रह गई होंगी। ठीक है, तो ये सारे मैंने वाक्य लिखे। अभी देखो इसका परिवर्तन किया, यहाँ पे क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है, तो देखो इसको मैंने भूतकाल में परिवर्तित कर दिया है, अपूर्ण में। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। वैसे ये जो दूसरा वाक्य है कि क्या है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, तो देखो मनुष्य किस ओर बढ़ चुका है, ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने हर एक वाक्य का किया है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, मैं पूरा रीड नहीं करती हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे उपयोजित लेखन में क्या है कि आगे कुआं पीछे खाई, कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। देखो आपको ये जो कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ लिखना है और फिर इससे संबंधित कोई प्रसंग आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो अर्थ देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, चारों ओर संकट से घिर जाना। अर्थ क्या हो सकता है, आगे कुआं पीछे खाई का चारों ओर संकट से घिर जाना, यानी कि कोई भी रास्ता नज़र ना आना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, जब हमको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता हम किधर जाएं किधर ना जाएं, क्योंकि आगे है कुआं और पीछे क्या है, खाई है, दोनों तरफ से गिरने ही वाले हैं। तो अभी यहाँ पे प्रसंग देखो क्या है कि मेरा दोस्त अविनाश कुछ समय पहले तक मेरे पड़ोस में ही रहता था। उसका एक छोटा भाई है वीरेश। अविनाश व वीरेश दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, यानी दोनों का विवाह हो चुका है। अविनाश बड़ा है और वीरेश करीब 5 साल छोटा है। वीरेश की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे। दोनों भाइयों में अथाह प्रेम था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम था। दोनों की पत्नियां भी शुरू में बड़े प्रेम से रहती थी, लेकिन समय के साथ ही दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नापसंद करने लगी। दोनों ने बंटवारे का निर्णय ले लिया और अपने अपने पतियों को ऐसा करने पर मजबूर करने लगी। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन किसी ने एक ना मानी। दोनों भाइयों ने कोई ठोस निर्णय लेने के लिए एक साथ बैठकर सलाह मशविरा किया। अविनाश ने कहा कि यदि बंटवारा होता है तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार पैदा हो जाएगी, और यदि बंटवारा नहीं होता तो घर की औरतें कलह करेंगी, है ना। तो दोनों के सामने कौन सी स्थिति आ गई थी, आगे कुआं पीछे खाई। यदि बंटवारा किया तो भाइयों के बीच में दरार, और अगर नहीं किया तो औरतें तो वो चैन से रहने नहीं देंगी। ठीक है, तो फिर देखो अंततः दोनों ने परिवार की सुख शांति के लिए अपने दिलों पर पत्थर रखकर अलगोजा कर लिया, यानी कि वो लोग अलग अलग हो गए। कुछ समय पहले ही दोनों भाइयों में शांतिपूर्वक अलगोजा हुआ। पहले दोनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते थे, लेकिन अब दोनों ने उसी क्षेत्र में अपना अपना किराए का मकान ले लिया है। उन्होंने अपना पुराना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया। दोनों भाइयों की पत्नियां अब एक दूसरे से दूर हो गई हैं, लेकिन भाइयों का दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कता है। अक्सर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। कौन, ये दोनों भाई। ठीक है, तो भाइयों में ऐसा प्रेम होना ही चाहिए। औरतें चाहे जो भी करें, लेकिन अरे बचपन से साथ खेले और जब बड़े हो जाते तो अकेले हो जाते हैं। मतलब बस कुछ एक हिस्से के लिए, घर बार के लिए वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सोचने में कितना अजीब लगता है। अभी आपका कोई भाई होगा तो आप उसके साथ कितने हंसी मजाक करते होंगे, उनके साथ खेलते होंगे, हर चीज़ अपनी शेयर करते होंगे, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। फिर वही भाई हमको कैसा दुश्मन जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पे वही दिया गया। चलो अभी आगे देखो, मैंने समझा। तो बच्चों ये पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा वो आप लोगों को लिखना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि जीवन में सद्गुणों को अपनाते हुए नम्रता के साथ सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। अगला है स्वयं अध्ययन। इसमें क्या दिया है कि हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे, लिखो। अगर आपको मैराथन में सफलता पाना है तो आप कौन कौन सी तैयारियां करेंगे, तो इसका उत्तर देखो, हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन से, अच्छे प्रशिक्षक का मार्गदर्शन, संतुलित भोजन करना, दौड़ का अधिकाधिक अभ्यास करना, दिनचर्या की समय सारणी बनाना वो उसका अनुसरण करना, फिर जंक फूड से दूर रहना, किसी भी प्रकार का व्यसन न करना और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का संतुलित सेवन करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा लेसन दिया गया था इसका क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को
बता दिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।